क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जरूरत से ज्यादा म्यूचुअल फंड होल्ड करता है? और क्या इस कारण आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड होके आपको बिलो एवरेज या कम रिटर्न दे रहा है? वो क्या कारण है जिनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है? और कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? और साथ ही साथ अगर आपका पोर्टफोलियो आपको लग रहा है कि ओवर डाइवर्सिफाइड है तो क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए नंबर ऑफ फंड कम करने के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 15,000 से भी ज्यादा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि 90% ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ओवर द टाइम अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं जिसकी उनकी पोर्टफोलियो में कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एवरेज नंबर ऑफ फंड्स हैं ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास, वो 20 से भी ज्यादा है। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे इनके फंड्स भी बढ़ते हैं और कई जगह पे तो 46 और 50 तक ही नंबर गए हुए हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्टिव फंड लेते हैं तो वो एक्ट करेगा इंडेक्स फंड की तरह। तो क्यों ना आप एक इंडेक्स फंड लेके ही उसमें सारे पैसे डाल दें। एक्टिव फंड लेने का मतलब यही है कि आप फोकस इन्वेस्टिंग के थ्रू क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करके बेंचमार्क को बीट करें, इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करें। एंड बिलीव मी, यहां पे आपकी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की कोई गलती नहीं है। यहां पे वो अपना इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। जब बोला जाए, जितना बोला जाए, जहां बोला जाए वहां पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड से कलेक्टर ऑफ म्यूचुअल फंड बना देता है ओवर द टाइम। और वो 4 फैक्टर है TRAP, ट्रैप। अगर यहां पे ट्रैप को एक्सपेंड करें तो यहां पे T का मतलब है ट्रस्टिंग ब्लाइंडली, R का मतलब है रिटर्न्स एंड रेटिंग्स, A का मतलब है एड्स और P का मतलब है पीयर ग्रुप प्रेशर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं ओवर द टाइम। आइए जानते हैं इन फैक्टर्स को डिटेल में। तो सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड करने के लिए वो है ट्रस्टिंग ब्लाइंडली। यहां पे आपकी ब्लाइंड ट्रस्ट का यूज किया जाता है म्यूचुअल फंड्स एजेंट द्वारा, बैंकर्स द्वारा, रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा और साथ ही साथ ब्रोकर्स और सब ब्रोकर द्वारा। यहां पे इनके खुद के अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए ये आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बार-बार नए फंड्स ऐड कराते हैं ताकि इनकी कमीशन बनती रहे। तो यहां पे आपको इनसे सावधान रहना है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स बेईमान हैं। यहां पे अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की पहचान आपको करनी है। और उसका एक ही गोल्डन रूल है, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बार-बार आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करेगा या बार-बार आपको कंपेल नहीं करेगा नई-नई चीजें इंक्लूड करने के लिए। अगर आपने ये बुक पढ़ी हो द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, तो यहां पे जॉन बॉगल भी सेम बात कहते हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहेगा कि ठहरो, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दो, बार-बार नई चीजें इंक्लूड मत करते रहो। वहीं पे एक बुरा एडवाइजर है, वो आपको कहेगा कि बार-बार नई चीजें खरीदते रहो ताकि आपके रिटर्न्स बढ़ते रहें। और इसका यही कारण है कि आपके कॉस्ट बढ़ते हैं, आपके टैक्सेस बढ़ते हैं, आपकी कमीशन बढ़ जाती है और जिसके कारण आपके रिटर्न्स कम होते हैं। इवन वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि जैसे जैसे आपका मोशन इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट में, वैसे वैसे आपके रिटर्न्स डाउन होते जाते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रीजनिंग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट फैक्टर है रिटर्न्स एंड रेटिंग। यहां पे लोग जनरली बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं रिटर्न्स और रेटिंग्स को चेज करके और अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बार-बार नए फंड्स ऐड करते रहते हैं इनके बेसिस पे। यहां पे रेटिंग्स की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 5 स्टार रेटेड फंड्स को ऐड करते रहते हैं बेहतर रिटर्न की चाहत में। ऐसा गलत है। यहां पे अगर आपका फंड 5 स्टार रेट से नीचे भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड गलत हो गया या वो फंड सही नहीं है। यहां पे आपको कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, रिस्क, रिटर्न्स, ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है अपने म्यूचुअल फंड में इंक्लूड करने से पहले। और दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पास्ट रिटर्न को देखते हुए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नए-नए फंड्स ऐड करते रहने का। वो ये नहीं देखता कि वो पास्ट रिटर्न्स क्यों आए थे और आगे भी क्या वो रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, इस पे वो रिसर्च नहीं करता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर एक सिचुएशन में रिटर्न्स अलग बनते हैं। अगर नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है तो यहां पे रिटर्न्स अपने मीन के पास रहता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल सिचुएशन आती है जैसे कि 2008 का क्रैश या कोरोना वायरस का 2020 का क्रैश,
तो उसके बाद की जो जे शेप और वी शेप रिकवरी होती है उसमें जो 1 साल के रिटर्न दिखेंगे आपको बहुत एक्सपोनेंशियल दिखेंगे। तो यहां पे रिटर्न्स को चेस करके आपको निवेश नहीं करना है, आपको यह देखना है कि किस कारण से वो रिटर्न बने, और आपको यह भी देखना है कि उस म्यूचुअल फंड ने एक लंबे समय में कैसा रिटर्न दिया है। जो मीन रिटर्न है वो उसका एक्चुअल रिटर्न होता है, ना कि पिछले 1 साल के रिटर्न अगर उसने ज्यादा दे दिए तो उसको देख के आपने म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लिया। ये 2 कारण है जो ऑलमोस्ट 80% आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 2 बचे हैं उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एड्स। किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में एडवर्टाइजमेंट देख के फंड्स नहीं ऐड करने हैं। एडवर्टाइजमेंट में आपको बहुत अच्छी बातें ही बताई जाएंगी उस फंड के बारे में कि इसके पास रिटर्न बहुत अच्छे हैं, उसका पोर्टफोलियो कुछ यूनिक है, कुछ नया लेके आए हैं। लेकिन आपको अपनी रिसर्च करनी है कि क्या आपको उस समय में, उस मार्केट सिनेरियो में उस फंड को ऐड करना है कि नहीं, क्या आपको रियली में उस फंड की जरूरत है कि नहीं, आपके करंट पोर्टफोलियो के बेसिस पे, ना कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और लास्ट फैक्टर है पीयर ग्रुप प्रेशर। यहां पे आपके ऑफिस का कलीग हो या आपका पड़ोसी या आपके फैमिली का कोई मेंबर जो आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये फंड अच्छा है, इसको ऐड कर लीजिए, उसको सुन के आप सिंपली अपने पोर्टफोलियो में ऐड ना करें। फिर से मैं वही कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में कोई भी फंड ऐड करने से पहले ये देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, कहीं वो फंड ऐड करने से आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का शिकार ना हो जाए। तो ये थे वो सारे कारण जिनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड होता है। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा कारण है जो यहां पे कवर नहीं किया है तो आप भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं कमेंट में उसको मेंशन करके। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करने के लिए, नंबर ऑफ फंड्स रिड्यूस करने के लिए। तो अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर पे, वो ये कि कितने म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 4, 5 या मैक्सिमम 6, उससे ज्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि एग्जैक्टली कितने फंड्स होने चाहिए। और इसके साथ हम बढ़ेंगे अपने वीडियो के लास्ट पड़ाव पे, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है, 5 या 6 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हो रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो वो क्या स्टेप फॉलो करना है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम कर सकते हैं, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में कम कर सकते हैं। और अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करने के लिए एक बहुत सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है, वो है KFC, नॉट दैट KFC। ये KFC में K स्टैंड्स फॉर कीप योर कॉस्ट लो एंड कीप इट सिंपल, F स्टैंड्स फॉर फंड मैनेजमेंट एंड C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। KFC के K के बारे में जानते हैं। यहाँ पे K स्टैंड्स फॉर कीप इट सिंपल एंड कीप योर कॉस्ट लो है। तो कॉस्ट को लो आप कर सकते हैं इंडेक्स फंड में निवेश करके या उन एक्टिव फंड्स में निवेश करके जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है। नेक्स्ट स्टेप है कीप इट सिंपल। यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को आपको बहुत सरल रखना है और उसका एक ही तरीका है कि जिन फंड्स को आप नहीं समझते उनमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप किसी सेक्टर को नहीं समझते तो उस सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप किसी थीम को नहीं समझते तो उस थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट ना करें। किसी ग्लोबल फंड या किसी इंटरनेशनल फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल को नहीं समझते या क्या रिस्क एसोसिएटेड है उससे नहीं समझते तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। इससे भी आपके पोर्टफोलियो में जो नंबर ऑफ फंड्स है वो कम हो जाएंगे। और इसी कीप इट सिंपल का नेक्स्ट स्टेप है कि अपने पोर्टफोलियो में एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड रखें और उसमें निवेश करें और हर एक कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड ना लें। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप में आप एक से ज्यादा फंड ना लें, मिड कैप में एक से फंड ज्यादा ना लें और इससे भी आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा ट्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे KFC के F की तरफ। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट को हम देखेंगे और फंड मैनेजमेंट 3 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि जो फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है आपके फंड की ग्रोथ के लिए, फंड के पास रिटर्न्स के लिए, क्या वो अभी भी बना हुआ है और आगे कंटिन्यू कर रहा है इस फंड के साथ। अगर नहीं कर रहा तो उस फंड से बाहर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आपका जो फंड हाउस है वो कहीं दूसरे फंड हाउस के साथ मर्ज तो नहीं हो गया, ऐसे केस में भी उस फंड से निकल जाए। और तीसरा एस्पेक्ट ये कि अगर आपका फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है तो उस फंड में कंटिन्यू ना करें, उससे भी निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जहां पे जैसे जैसे ओवर द टाइम जब एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी फंड का बढ़ जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो जाती है। और इसके साथ बढ़ेंगे हम KFC के लास्ट स्टेप यानी C की तरफ। यहां पे हम देखेंगे कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। यहां पे ये स्टेप थोड़ा टेक्निकल है, यहां पे कुछ वेरिएबल्स आपको देखने पड़ेंगे
पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मीन, यानी कि पिछले 3 साल के हर महीने का जो रिटर्न है उसका एवरेज कितना है वो देखेंगे। अगर वो एवरेज ज्यादा बेहतर है तो उस फंड को रखना है, और जिसका एवरेज कम है, मीन कम आ रहा है, उसको आपको निकाल देना है अपने पोर्टफोलियो में से। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। अगर किसी फंड का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है शार्पे रेशियो, यानी कि पर यूनिट रिस्क पे कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड। यहां पे भी ये नंबर जितना ज्यादा हो बेहतर है, जिसका नंबर आपको कम लग रहा है उसे आप अपने पोर्टफोलियो में से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टिनो रेशियो, यानी कि डाउनसाइड रिस्क पे कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड। ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, और यहां पे भी जिसका आपको कम लग रहा हो शॉर्टिनो रेशियो उसे अपने पोर्टफोलियो में से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बीटा, ये अगर 1 से ज्यादा हो इसका मतलब ये होता है कि फंड ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ऐसे केस में भी जिनका बीटा ज्यादा लग रहा है आपको उसे अपने पोर्टफोलियो में से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फा, यानी कि कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है बेंचमार्क के ऊपर एक म्यूचुअल फंड ने। अगर आपको लग रहा है किसी का अल्फा नेगेटिव में है तो आप अपने पोर्टफोलियो में से उस फंड को निकाल सकते हैं। और लास्ट है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, इसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर पीरियड में मैक्सिमम कितना नीचे गया है आपका फंड वो बताता है ये, और ये जितना कम हो उतना बेहतर है। अगर आपको लग रहा है किसी फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है तो उसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में से निकाल सकते हैं। तो इस तरह अपने पोर्टफोलियो में आप कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स आप रखते हुए जो फंड्स आपको नहीं लगता इस मापदंड पे खड़े उतरते हैं उसे अपने पोर्टफोलियो में से हटा सकते हैं, और इस तरह अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 4 या 5 फंड ही बचेंगे, इससे ज्यादा नहीं बचेंगे। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने के लिए और अपने रिटर्न्स को इंप्रूव करने में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है तो आप हमारे नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट करें, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको बेस्ट से बेस्ट पोर्टफोलियो बना के दिया जाए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई वैल्यू ऐड की है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।